गाइस, स्वागत है आप सभी का कोड विद मनोज शर्मा चैनल में। आज मैं आपको फर्स्ट टाइम एक्लिप्स आईडी पर कोड कैसे रन करते हैं ये बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम अपनी एक्लिप्स आईडी को इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद हमें कुछ इस तरीके का सरफेस दिखाई देगा। उसमें सबसे पहले पूछा जाएगा क्रिएट आ जावा प्रोजेक्ट, क्रिएट आ मैवन प्रोजेक्ट, इस प्रकार से कुछ प्रोजेक्ट हमसे पूछे जाएंगे। तो अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, सबसे पहली क्लास है हमारी, तो हमें सबसे पहले जावा प्रोजेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही हम इस पर जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का हमें सरफेस देखने को मिलेगा। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, ये बोलता है यहाँ इंटरफेस का नाम लिखो, तो हम यहाँ प्रोजेक्ट का नाम लिखो। अब हम प्रोजेक्ट का नाम किस प्रकार से लिखते हैं, तो देखो हमें प्रोजेक्ट का नाम जो भी लिखना है, जैसे सपोज दैट मैं प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ जावा प्रोजेक्ट, तो मैंने लिखा जावा प्रोजेक्ट, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जावा प्रोजेक्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम लिख गया। याद रखेंगे सिर्फ हम क्लास को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, बाकी सभी हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो। उसके बाद ये बोलता है किस पर चलाएंगे, तो देखो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, लोकेशन इसने डिफॉल्ट ले रखी है। हम इससे बोलेंगे भाई हमें कहाँ कौन से एनवायरनमेंट पे चलाना है, तो मैंने अभी जो आपका इंस्टॉल किया था JDK 22, तो हमें इसी पे चलाएंगे, हमें कहीं नहीं ले जाना इसे। दूसरा, यूज प्रोजेक्ट फोल्डर एज रूट फॉर सोर्स एंड क्लास फाइल्स, हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद याद रखना, यदि सपोज आपका कोई भी इन दोनों में से अगर राइट का क्लिक लगा हुआ है, अगर ये राइट लगा हुआ है तो प्लीज इसे अनटिक कर दें, वरना आपका प्रोग्राम में एरर शो हो जाए। तो इन दोनों का ध्यान रखना है, इन्हें हमें अनटिक करना है और हमें क्या करना है, हमें फिनिश कर देना है। जैसे ही हमने फिनिश किया हमारा जावा प्रोजेक्ट बन गया। अब क्या करना होता है, इस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक हम इस पर करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें ये खुलेगा। ये ध्यान रखेंगे, हम जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो न्यू जैसे ही खुला, न्यू पे गए तो इधर हमें ये खोला जावा प्रोजेक्ट, मैवन प्रोजेक्ट और क्लास। हम क्लास को क्लिक करेंगे। अब समझते हैं क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। जावा प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ है, पैकेज आपका ये बना हुआ है। चलो अब बात करते हैं, कुछ बोलते हैं पैकेज किस प्रकार से आता है, तो नहीं, पैकेज देखो ये है, ठीक है, पैकेज हमारा ये हमने डिफाइन किया, यूजर डिफाइन पैकेज है ये, परंतु जो जावा ने पैकेज को डिफाइन किया वो किस तरीके से किया है, वो पैकेज ये है java.lang.object। अब ऐसा क्यों है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे पैकेज होते हैं उनके सारे लेटर स्मॉल होते हैं और वे सभी लेटर जो वर्ड होते हैं वो सभी डॉट से जुड़े होते हैं। जावा में JAVA सारे स्मॉल और लैंग में LANG ये सारे स्मॉल, और ये जुड़े हुए किससे हैं, डॉट से। ऑब्जेक्ट इज अ क्लास, मैंने आपको बताया था सुपर क्लास है ये, किसकी, जितनी भी जावा के अंदर क्लास होती हैं सभी की पेरेंट क्लास कौन होती है, ऑब्जेक्ट होती है। इसलिए इसका नाम क्या है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर दिया गया। चलिए अब हम अपनी क्लास का नाम देंगे यहाँ पर, तो हम क्लास का नाम दे देते हैं फर्स्ट क्लास, यहाँ पर हम दे देते हैं, हमने फर्स्ट क्लास नाम दे दिया, हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास, हमारे फर्स्ट क्लास। अब देखो ये क्या बोलता है, इसे हम जैसा भी, ये कुछ भी नहीं करेंगे इसमें हम। अब ये हमसे बोला विच मेथड स्टब वुड यू लाइक टू क्रिएट, आप अपने सरफेस पर जो ये आपके आईडी खुलने वाली है इस पर कौन सा मेथड आप क्रिएट करना चाहते हो, क्या आप कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो सुपर क्लास का, बोले नहीं, बोले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो तो आप यस कर दो, क्योंकि जो पब्लिक क्लास होती है उसके अंदर ये मेथड होता ही होता है। अगर इसे आप नहीं बनाएंगे तो आपकी क्लास नहीं चलेगी, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। इनहेरिट अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं वो इनहेरिट होते हैं, अगर आप इसे अनक्लिक कर देंगे तो आपको फिर ये एरर देनी शुरू कर देगा, तो इसे भूल कर भी टिक को अनक्लिक मत करना, ये बात समझ गए। तो हमें क्या है, अगर इसे आप क्लिक नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, अगर इस मेथड को हम नहीं लेते हैं तो किस तरीके से मेथड को ले सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना, बस इतना ही रखना है और उसके बाद फिनिश कर देंगे। जैसे ही हम फिनिश करेंगे हमें कुछ इस प्रकार से हमारे सामने ये खुल जाएगा। अब क्या करना है, अब देखो ये जो हमारे पास ये जो लाइन है, अगर हम इन लाइन को खत्म करना चाहते हैं, जैसे लाइन नंबर 2,
तो हमें कुछ नहीं करना, कंट्रोल डी दबा दीजिए, आपकी लाइन खत्म हो जाएगी, यहाँ से डिलीट हो जाएगी लाइन। हम इस लाइन को भी डिलीट करते हैं और ये जो लिखा हुआ है TODO इसे भी हम डिलीट करते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि जैसे देखो इसमें क्या किया, उसने मुझसे पूछा था कि क्या आप इस मेथड को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये मेथड लेना चाहते हो, तो मैंने कहा था यस, तो मेरे सामने आ गया। अब मैं अगर इस मेथड को यहाँ से हटा दूँ, मैं इस मेथड को यहाँ से हटा देता हूँ। अब मुझे अगर क्रिएट करना है, यदि मैं वहाँ टिक नहीं करता तो क्रिएट करने के लिए सिंपल वर्ड आप क्या करेंगे, MAIN लिख देंगे। क्या लिखा, MAIN, और कंट्रोल के साथ स्पेस दबा दीजिए। जैसे ही कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो ये आपसे कुछ इस तरीके से बोलेगा मेन मेथड, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका ये मेन मेथड बनकर तैयार हो। आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और समझ लीजिए, जो मैंने क्लास बनाई थी उस क्लास का नाम क्या था, फर्स्ट क्लास। मैंने आपको बताया था जो हम क्लास क्रिएट करते हैं ये कैसी क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है, और ये कहाँ सेव है, .java फाइल के अंदर सेव है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं, या इसे हम हाई लेवल कोड बोलते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ जाना। ये जो कोड इस समय हमारे द्वारा लिखा जा रहा है हाई लेवल या सोर्स कोड कहलाता है। इसे .java क्लास में हम सेव करते हैं। .java को कन्वर्ट किस में किया जाता है, .java को कन्वर्ट कंपाइलर करता है, जो आपका डॉट क्लास में ये कन्वर्ट कर देता है। ये बात क्लियर है। चलिए अब हम समझते हैं डॉट क्लास में कैसे कन्वर्ट करता है, क्या सिस्टम है इसका। अब हम बात करते हैं आगे। देखो अब ये क्वेश्चन और समझिए, ये स्टार क्यों आ रहा लगा हुआ, ये जब तक आएगा जब तक हम इसे कंट्रोल सेव नहीं करते। जैसे ही मैंने कंट्रोल सेव किया ये स्टार चला गया। तो ये सारी चीजें मुझे समझ में आ रही हैं, ये बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर मुझे यहाँ लिखना है system.out.println, तो मैं SYSO लिखूंगा, उसके बाद कंट्रोल स्पेस दबा दूंगा और मेरे सामने कुछ इस प्रकार से लिखा आ जाएगा, और मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा SYSO पर, और हमारा ये मेथड लिख गया। मुझे कुछ भी प्रिंट करना है तो इसके अंदर मैं डबल कोट्स लगाऊंगा। ये मैं डबल कोट्स लगाया, इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं वही प्रिंट हो जाता है। अब मैंने इसके अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड मैंने इसके अंदर लिखा और मैंने इसे सेव किया। और सेव करने के बाद देखो याद रखना ये जो ग्रीन है, 3 ग्रीन, अब जैसे मैं इस पे ले जाता हूँ, ये क्या कर रहा है, रन फर्स्ट क्लास .java, पहली क्लास को चलाइए। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरा कोड चल जाता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरा कोड यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अब आपके साथ क्या हुआ, ये क्लास आपकी बहुत बड़ी हो गई है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं करना, इस पर सिर्फ इस पे जाओ, डबल क्लिक कर दो, दोबारा इसी प्रकार से बन जाएगी। ये मुझसे धोखे से डबल क्लिक हो गया था और ये आपका पूरा पैकेज खुल गया था। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। थोड़ा मैं आपको और इसके बारे में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ये जो पब्लिक लिखा हुआ है, ये वाला वर्ड, ये जो पब्लिक लिखा हुआ है, अगर मैं इसे हटा भी दूं, अगर मैं इसे हटा भी दूं तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो अभी भी मैं सेव किया और मैं इसको चलाता हूं कोड को, तो मेरा आउटपुट हेलो वर्ल्ड बिल्कुल सही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं चाहूं तो इसे कैपिटल बना सकता हूं। ये स्ट्रिंग होती है, इसमें हम जैसा कोड लिखेंगे वैसा कोड हमारे सामने आ जाता है। यहां तक की बात सभी को समझ में आई। अब ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, अब देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि .java, ये जो .java फाइल है ये कैसी क्लास है, ये पब्लिक क्लास है। ये कैसी क्लास है, पब्लिक क्लास है, डिफॉल्ट पब्लिक है। अगर आप इसके आगे पब्लिक नहीं भी लिखोगे तो भी ये पब्लिक एक्सेप्ट कर लेगा। अब आप कहते हो सर दूसरी क्लास क्रिएट करके देखते हैं, तो मैं इसके बाद एक दूसरी क्लास क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। मैं यहां पर लिखता हूं पब्लिक क्लास, और एक क्लास दे देता हूं रामू नाम से, और बॉडी लगा दिया। इसने तुरंत एरर दे दिया, बोले भाई ये क्या है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तो आप यहां पर देख रहे होंगे जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये क्या कह रहा है, द पब्लिक टाइप रामू मस्ट बी डिफाइंड इन इट्स ओन फाइल। इस फाइल के अंदर रामू पब्लिक डिफाइन होनी चाहिए, पहले से ही ये डिफाइन आपने नहीं की है। आपने जो डिफाइन किया वो क्या किया, फर्स्ट क्लास को आपने पब्लिक डिफाइन किया। मैं इसे सेव भी कर दे रहा हूं, फिर भी एरर नहीं जाने वाली। ये बात क्लियर है। जैसे ही मैं इसके आगे से पब्लिक हटाता हूं ये एरर देखो चली जाएगी, डेफिनेटली ये एरर चली गई। यहां तक आपको बात समझ में आ गई।
ये बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये क्लियर हुआ कि जावा जो डॉट जावा फाइल होती है उसके अंदर केवल एक ही हम क्या बना सकते हैं, पब्लिक क्लास बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आता है, हम कितने जो हमारे मेथड होते हैं हम स्टैटिक किसे किसे बना सकते हैं, क्या हम किसी क्लास को स्टैटिक बना सकते हैं? तो कोशिश करके देखते हैं। हम लिखते हैं स्टैटिक, तो इसने देखो एरर शो कर दी, नहीं बना सकते। परंतु क्या बताइए बना सकते हैं? बोले यस सर, बिल्कुल बना सकते हैं। हम क्लास को स्टैटिक बना सकते हैं, परंतु कैसे? क्वेश्चन ये आता, परंतु कैसे? तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। वो हम जब बनाते हैं जब कोई क्लास इनर क्लास होती है या नेस्टेड क्लास होती है। इनर और नेस्टेड का मतलब चाइल्ड क्लास। यदि इसी क्लास के अंदर, चाइल्ड नहीं बोलेंगे, नेस्टेड क्लास बोलेंगे, चाइल्ड नहीं बोलते, इनर क्लास या नेस्टेड क्लास बोलेंगे। तो फर्स्ट क्लास के अंदर यदि मैं एक क्लास और बना दूं तब मैं उस क्लास को क्या बना सकता हूं, स्टैटिक बना सकता हूं। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूं, यही वाली क्लास बिल्कुल सेम, इस वाली क्लास को मैं क्या करता हूं, यहां से कॉपी करता हूं, यहां से हटाता हूं और मैं इस क्लास के अंदर ले जाता हूं। मैं देखो ले गया और मैंने यहां पर इसे लिखा, और यहां पर क्या क्लास रामू लिखा हुआ है, मैं इस रामू के आगे स्टैटिक लिखना चाहता हूं। क्या कोई एरर आ रही है? अब कोई एरर आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। क्यों? क्योंकि ये इनर क्लास है। मैंने इसे सेव किया और हमने ये क्लास को सेव कर दिया। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम जो है क्लास को भी स्टैटिक बना सकते हैं, परंतु कैसी क्लास को स्टैटिक बना सकते हैं, जो इनर क्लास होती है। तो सबसे पहले ये समझना स्टैटिक क्या क्या बन सकता है। चलो अभी बाद में इसकी जिक्र करेंगे, अभी और चलते हैं अपने और दूसरे कोड पर और समझाते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले मुझे पता लगा क्लास को स्टैटिक बना सकते हैं। कैसी क्लास? इनर क्लास को स्टैटिक बनाया जाता है। दूसरी बात, हम मेथड को भी स्टैटिक बना सकते हैं। तीसरी बात, हम डेटा को भी स्टैटिक बना सकते हैं। ये चीज क्लियर है? चलिए अब समझते हैं हम कि हम ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, सारी चीज क्या होती है। अब देखो, अब हम ये वाली लाइन हमें समझ में आ गई। क्लास के बारे में हम अच्छे से बात कर चुके हैं कि क्लास को हम कैसे कैसे बना सकते हैं। क्लास के हम आगे चारों वर्ड लिख सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। ये बात सबको समझ में आती है। इसके आगे क्या लिखा हुआ था? इसके आगे पब्लिक लिखा हुआ था। अब मैं इसके आगे पब्लिक की जगह क्या प्राइवेट लिख सकता हूं? बोलिए जल्दी। पब्लिक की जगह प्राइवेट लिख सकता हूं? तो आप बोलेंगे नो सर, इसके आगे पब्लिक के अलावा और कोई सा नहीं लिख सकते, क्योंकि पब्लिक मॉडिफायर ऐसा होता है जो हर जगह क्या होता है, एक्सेस होता है, इसलिए यहाँ पर पब्लिक लिखा जाता है। टाइम वेस्ट ना करने के लिए मैं सारी चीज़ें जल्दी थोड़ा बता रहा हूँ। अगर मैं इसमें प्राइवेट, प्रोटेक्टेड सारे लिख के बताऊँ तो टाइम वेस्ट ही होगा आपका। तो याद रखेंगे सबसे पहली क्लास क्या होती है, पब्लिक होती है। उसके अंदर जो मेन मेथड होता है वो भी पब्लिक होता है। अब बात करते हैं मेन मेथड कैसे लिखा जाता है। ये चीज़ समझिए, मेन मेथड में सबसे पहली बात, आप कुछ भी नहीं बदलेंगे। ये जैसे होता है इसे वैसे ही लिखा रहने दीजिए, इसमें ज़्यादा कोई भी आप चेंज ना करें। अगर जैसी चेंज करेंगे ये आपको बोल देगा कि आप गलत कर रहे हो। परंतु फिर भी हम इसके अंदर क्या क्या चेंज कर सकते हैं ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। पब्लिक चेंज कर सकते हैं, स्टैटिक चेंज नहीं कर सकते। परंतु यदि बात की जाए तो हम पब्लिक को आगे पीछे कर सकते हैं। देखो करके देखते हैं। मैं आपको एक काम करता हूँ, ये जो स्टैटिक कीवर्ड है इसको उठाता हूँ यहाँ से, और मैं स्टैटिक कीवर्ड यहाँ से उठाता हूँ और इसे मैं पब्लिक से पहले लगा देता हूँ। मैं पब्लिक से पहले लगा देता हूँ। क्या कोई एरर दिखा रहा है? मैं इस कोड को रन करा के भी देखता हूँ, मेरा कोड रन हो गया, इसने कोई एरर नहीं दिखाई। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये है हम स्टैटिक और पब्लिक को आगे पीछे कर सकते हैं। एक बात लेकिन ध्यान रहे, वॉइड को आप इधर से उधर उठाकर मत रख देना। अगर आपने वॉइड को इधर उधर कर दिया ये तुरंत एरर शो कर देगा। मैं सिर्फ वही चीज बताऊंगा जो हो जाती हैं, अब बाकी आप कोशिश करके देख लेना, नहीं हो सकती। बात करते हैं, ये हमारा जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो इसका प्लेस बदल सकते हो, आप इसे बदल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करके देख लेना। अब एक मेन चीज बताता हूँ, इसकी जगह आप क्या क्या लिख सकते हो। ये जो अभी मैंने ब्रैकेट हटाया है इसकी जगह हम 3 डॉट भी लिख सकते हैं। हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 3 डॉट मैंने लिखे जिसे हम बेर आर्क बोलते हैं, और हम कोड को चला सकते हैं। हमारा कोड सही तरीके से चल गया। आर्क की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हमारा मन करे।
हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ मनोज भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर मनोज भी लिख सकता हूँ, कोई एरर नहीं देगा ये, और मैं इस कोड को चला सकता हूँ। मेरा कोड चल गया। मैं किसी भी तरीके से जो मेरा मन करेगा वो लिख दूंगा। इसीलिए मैंने तो कुछ इस तरीके से मनोज लिखा है, कुछ स्मॉल कुछ कैपिटल, विदाउट रूल। ठीक है, तो आप ये समझ गए हम कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, तो सारी चीज़ों को हमें बहुत क्लियर करके समझना है। अब हमें समझना है कि भाई हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगाते क्यों हैं, ये चीज़ें हमें क्लियर करनी है अपनी, कि हम ऐसा करते क्यों हैं। यहाँ पब्लिक क्यों लगाया, स्टैटिक क्यों लगाया, वॉइड क्यों लगाया और मेन क्यों लगाया, ये सारी चीज़ हमें समझते हुए चलना है। तो हम सबसे पहले बात करें, जब हमारा JVM काम करता है तो सबसे पहले वो किसे उठाता है, सबसे पहले वो क्लास को, सबसे पहले वो कॉल करेगा। भाई इसके अंदर देखो, सबसे पहले ये है एंट्री पॉइंट, बताइए क्या है। अगर मैं एंट्री पॉइंट की बात करूं तो एंट्री पॉइंट आपका ये वाला है, ये आपका एंट्री पॉइंट है। परंतु सबसे पहले वो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्लास डॉट जावा, जो जावा की फाइल है, सोर्स कोड को कॉल करेगा। बोले फर्स्ट क्लास, जैसे ही फर्स्ट क्लास को वो देखेगा, फर्स्ट क्लास क्या है हमारी, फर्स्ट क्लास पब्लिक क्लास है। तो आप जब इस क्लास पर आएंगे तो आप क्या देखते हैं ये आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों बनाते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारी क्लास पब्लिक है, तो जैसे ही JVM आएगा क्या करेगा, वो इस क्लास को कॉल करेगा। पब्लिक क्लास को कॉल करने का मतलब है वो सभी एक्सेस से मिल जाएंगे, आराम से वो कॉल कर सकता है। उसके बाद वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इस नाम का मेथड ढूंढेगा। अब इस मेथड की खासियत क्या होती है, इस मेथड की खासियत क्या होती है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस मेथड की खासियत ये होती है स्टूडेंट्स, कि एंट्री पॉइंट होता है ये वाला मेथड। अगर जब तक इस मेथड के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं आएगा वो कोड नहीं चल सकता। ये क्या होता है, मेन मेथड जो होता है वो एंट्री पॉइंट होता है। अब हम बात करते हैं मेन मेथड में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहली बात, मेन मेथड क्या होता है, स्टैटिक होता है। स्टैटिक अगर है तो इसके अंदर जो भी डेटा मैं लिखूंगा उसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं क्यों ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट बनाने की। तो हम चलते हैं और मैं एक डेटा लिखता हूं। मैंने लिखा इंट और इंट a इक्वल्स टू, मैंने कुछ भी ले लिया, मैंने 45 ले लिया और यहाँ मैंने ये सेव करा दिया। अब मैं इसमें इसे चाहता हूँ प्रिंट कराऊँ, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं इसमें लिख दूंगा a और a को मैं सेव करूँगा। तो देखो क्या मैंने जो स्टैटिक बनाने की कोशिश की, बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे ही मैं इस पर रन करता हूँ तो ये मेरा 45 आंसर दे देगा। अब ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने आपको बताया था एक क्लास होती है, क्लास के अंदर मेथड मिलेंगे और आपको डेटा मिलेंगे। तो ये आपका क्या है, ये डेटा है। मैंने डेटा का स्ट्रक्चर आपको पहले ही बता दिया है, क्लास का स्ट्रक्चर, सिंटैक्स सारी कुछ बता चुका हूँ। मेथड की सिंटैक्स क्या होती है। अभी मेरे पास एक मेथड है, मेन नाम का मेथड है, रिटर्न टाइप इसका वॉइड है, स्टैटिक कीवर्ड है। स्टैटिक का मतलब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है इस मेथड को कॉल कराने के लिए। अब यदि क्यों नहीं है, अब देखो आप क्या देख रहे हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ इस मेथड की, ये जो आपका मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसकी अप्रोच कहां से कहां तक है, ये कहां से कहां तक चलेगा, तो आप बोलोगे सर ये लाइन नंबर 3 से शुरू होगा और ये लाइन नंबर 6 तक चलेगा। आप देख रहे हो एक कर्सर मेरा यहां पर और दूसरे ने यहां बॉक्स बना दिया। अगर मैं क्लास की पूछूं, क्लास की बताइए बॉडी कहां से कहां तक है, तो आप बोलेंगे सर लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर 8 तक क्लास की बॉडी है। अब आपको ये समझ में आ गया क्लास के अंदर क्या है, मेथड, क्लास के अंदर क्या है, डेटा। तो ये आपको समझ में आ गया क्लास के अंदर डेटा भी होता है, क्लास के अंदर मेथड भी होता है। ये बात क्लियर है आप सभी की। चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं। अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कब हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है। जब हमारा डेटा नॉन स्टैटिक होता है तब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। मैं इसे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता। कब, अगर मैं इस वाले डेटा को, अब आप देखिए समझिए, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैं यहाँ गया और मैंने इसे यहाँ भी ऐसे प्रिंट कर दिया। एरर शो नहीं हो रही है, कोई भी एरर शो नहीं हो रही, परंतु मैं इनकी वैल्यू बदल देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 454
मैंने इस वाले की। अब बताइए कौन सी वैल्यू प्रिंट कराएगा इस कंडीशन में? तो ये केवल इस वाले ए की वैल्यू प्रिंट कराएगा, ना कि इस वाले की। तो आप जब मैं इसे सेव करके रन करता हूं तो 45 आंसर देने वाला है। 45 आंसर दिया। इसने इस वाले का आंसर क्यों नहीं दिया? क्योंकि देखो, एक डेटा हमारा स्टैटिक है और एक नॉन स्टैटिक है, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक है। अभी इसके बाद एक चीज़ और समझाऊंगा, जो वेरिएबल्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो भी मैं आपको अच्छे से अभी समझाने वाला हूं। तो देखिए समझते हैं इसको, ये कैसे चलेगा। यदि मैं इसके आगे स्टैटिक लिख दूं तो बताइए अब आउटपुट क्या आने वाला है? अब आउटपुट क्या आने वाला है? अभी भी आउटपुट क्या आएगा? अभी भी आउटपुट 45 आएगा। क्या कोई ऐसी तरकीब है जो मेरा आउटपुट 454 आ जाए? तो हाँ, बिल्कुल आ सकता है। यदि आप यहाँ पर SYSO कंट्रोल स्पेस और हम यहाँ पर लिख दें A। अब आप देख रहे होगे इस वाले ए का वो कैसा कलर ब्लू, और इस वाले का कैसा, जैसा ब्राउन इसका है ऐसा ही इसका है। तो आप ये देख रहे होगे अब जो आउटपुट आने वाला है वो हमारा 454 और 45 आने वाला है। पर हमें अब ये समझना है कि यार JVM काम करता किस तरीके से है। तो देखो, JVM सबसे पहले आया, फर्स्ट क्लास को उठाया, उसके बाद उसने क्या कहा, फर्स्ट क्लास पब्लिक है, पब्लिक क्लास के अंदर क्या होता है, मेन मेथड होता है। वो तुरंत मेन मेथड के पास गया। मेन मेथड के पास, अब देखो मेन मेथड के पास आने से पहले उसे क्या मिला रास्ते में? उसे रास्ते में मिला इंट ए। उसने इंट ए को उठा लिया, परंतु अभी इससे प्रिंट करने को नहीं बोला गया। अब इससे बोला गया प्रिंट कर दो ए को, जो तुम्हें अभी रास्ते में मिला था। बोले ठीक है, इसने ए को प्रिंट कर दिया और आगे चला। अब इसे दूसरा ए मिल गया, बोले इसे प्रिंट कर दो इस वाले में। अब जो हमारा आउटपुट आने वाला, पहले आएगा 454, बाद में आएगा 45। कोड रन कराते हैं, आपका आउटपुट इसी तरीके से आने वाला है। तो आप देख रहे हैं आपको कंसोल में आउटपुट क्या मिल रहा है, 45445। ये आपका आउटपुट आ गया। तो यहां तक आपको चीज समझ में आई। अब थोड़ा और हायरार्की समझते हैं, थोड़ी और आगे की, कि system.out.println क्या है, ये क्या है, इसकी हायरार्की बहुत अच्छे से समझते हैं। इसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि बताइए भाई, हाउ मेनी क्लासेज आर देयर इन इट, इसमें कितनी क्लास हैं? बहुत अच्छे से समझेंगे इस कोड को। अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि बताइए भाई टोटल क्लास कितनी है, इसके अंदर जितना ये लिखा हुआ है इसके अंदर टोटल क्लास कितनी है? तो देखो, हमारी नॉर्मल क्लास तो एक है। अगर वो आपसे पूछ ले, एक यूजर डिफाइन हो गई, एक सिस्टम डिफाइन हो गई। अगर दोनों क्लास पूछता है तो मैंने आपको बताया था क्लास का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है। तो आप ध्यान से मुझे बताइए इसमें कितने वर्ड ऐसे हैं जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हैं। तो आप देख पाएंगे, एक तो ये वाला वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, दूसरा स्ट्रिंग कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, और तीसरा सिस्टम कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। ये बात आपको समझ में आती है? अब अगर मैं ये बोल दूं कि तीनों ही क्लास हैं तो कोई भी गलत बात नहीं है। सिस्टम भी क्लास है, स्ट्रिंग भी क्लास है, और फर्स्ट क्लास भी क्लास है। फर्स्ट क्लास क्या है? ये यूजर डिफाइन क्लास है। ये कैसी क्लास है? ये यूजर डिफाइन क्लास है। ये क्या है? ये सिस्टम डिफाइन या प्री डिफाइन क्लास है। अब समझना है ये कैसी क्लास है, ये है क्या, ये समझना है। ये वाली अब ये कोड मैंने कैसा बताया था आपको, ये सोर्स कोड है। इसे हाई लेवल कोड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें मैं एडिटिंग कर सकता हूं। परंतु जो कोड मेरा कैसा होता है, जो कोड मेरा डॉट क्लास कोड होता है, उसे मैं कभी एडिट नहीं कर सकता। अब दिखाएंगे जरा, मैं अगर यहाँ पर देखो अपना एक कर्सर मैंने रख रखा थोड़ी देर, तो ये देखो किस प्रकार से खुला है। आप इसे ध्यान से देखिए क्या बोलता है, java.lang.string। java.lang पैकेज है, उसके अंदर स्ट्रिंग नाम की क्लास पाई जाती है। स्ट्रिंग क्लास रिप्रेजेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, ये बोला स्ट्रिंग क्लास होती है। सिस्टम पे क्लिक कर दीजिए, देखो सिस्टम खुला। इसने बोला java.lang पैकेज है और इसके अंदर सिस्टम क्लास कंटेन यूजफुल क्लास फील्ड्स। ये आपका क्या, ये भी एक क्लास है। तो आपको दो क्लास मिली। अभी भी आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये तो ऐसे पता नहीं, पर मैं आपको पूरी तरह दिखाता हूं ये क्लास कैसे होती है। प्री डिफाइन है, जावा ने पहले से ही ये डिफाइन कर रखी है क्लास, तो समझेंगे। देखो हम यहाँ जाएंगे, इस पर हम अपना कंट्रोल दबाएंगे
और कर्सर को यहाँ ले जाएंगे तो ये खुद बोलेगा कि ओपन डिक्लेरेशन, क्लिक कर दीजिए, आपका ये ओपन डिक्लेरेशन हो गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है। अब आपसे कोई पूछे स्ट्रिंग कैसी क्लास है तो आप बोलेंगे सर स्ट्रिंग फाइनल क्लास है, फाइनल पब्लिक क्लास है स्ट्रिंग। अब एक चीज और समझाते हैं इसके बाद। एक बात तो समझ में आ गई, स्ट्रिंग हमें समझ में आ गई। अब सिस्टम का समझना है तो मैं सिस्टम पे अपना कर्सर ले जाऊंगा और ओपन डिक्लेरेशन कर देंगे यहां पर जाकर। तो देखो कुछ इस तरीके से। अब देखो आप, ये कैसी क्लास है, ये फाइनल क्लास है सिस्टम। बहुत अच्छे से समझेंगे, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिन का जो रूल है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। अभी मैंने आपको बताया था क्लास को भी हम क्या बना सकते हैं, स्टैटिक बना सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे। तो देखो आप इसमें देख रहे होगे, ये कुछ अभी यहां खुला, ये क्या है, इनपुट स्ट्रीम वेरिएबल क्या है, इन। कैसी क्लास है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इनपुट स्ट्रीम। ये भी एक क्लास है, किस प्रकार की है, स्टैटिक टाइप। ये बात क्लियर है। आगे चलते हैं। इसे देखिए आप, प्रिंट स्ट्रीम आउट। अब हमारे तीन वो होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, आउट, इन, एर। अब देखो आउट की क्लास क्या है, आउट की क्लास क्या है, आउट किस क्लास का वेरिएबल है, तो हम बोलेंगे सर प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम क्लास का वेरिएबल है और इसी वेरिएबल से प्रिंट स्ट्रीम के अंदर जो मेथड होते हैं उन्हें कॉल किया जाता है। ये बात आप अच्छे से समझना। अब हम बात करते हैं, अब आउट हो गया, एक और देखो ये एर हो गया। अगर मैं एर लिखता हूं तो ये भी प्रिंट स्ट्रीम का है और सबकी क्लास क्या आ रही है आपकी, स्टैटिक आ रही है। तो इसका मतलब समझना है, ये मतलब क्या है, किस तरीके से कॉल किया जा रहा है, इसकी क्या फंक्शनलिटी है, ये चीज आपको समझनी है अब अच्छे से। तो मैं आपको बताने वाला हूं इस कोड के थ्रू। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया सिस्टम क्या है, एक क्लास है। अब आउट है क्या, तो आउट एक वेरिएबल है। अब कोई आपसे पूछे किस टाइप का वेरिएबल है, तो आप स्टैटिक वेरिएबल भी कॉल कर सकते हो, परंतु ये जो वेरिएबल है ये आपका किस टाइप का, मैं बताऊं आपको, ये आपका रेफरेंस वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल है। क्योंकि याद रखें आप, रेफरेंस वेरिएबल ही ऐसा होता है जिसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी मेथड को कॉल करा सकते हैं। अब इसकी हायरार्की क्या समझनी है आपको, इसकी हायरार्की आप समझेंगे, सिस्टम क्लास के अंदर एक क्लास होती है, एक नहीं कई सारी क्लास हो सकती हैं, जैसे इनपुट स्ट्रीम होती है, एक प्रिंट स्ट्रीम होती है। तो प्रिंट स्ट्रीम जो है उसके अंदर आउट है, क्या है, एक वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी मैंने आपको दिखाया था स्टैटिक क्लास दिखाई थी मैंने आपको अभी, तो वो स्टैटिक क्लास जो थी वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास थी। तो सबसे पहले सिस्टम आया, सिस्टम के अंदर क्या है, एक स्टैटिक क्लास है जिसका नाम क्या है, प्रिंट स्ट्रीम। और उस प्रिंट स्ट्रीम का आउट क्या बनाया गया, वेरिएबल। जैसे ही मैंने वेरिएबल बनाया तो प्रिंट स्ट्रीम के अंदर प्रिंट एलिन नाम का मेथड मिलता है, इसे यहां से कॉल कराया जाता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिस्टम एक क्लास है, सिस्टम क्लास के अंदर एक और क्लास होती है जिसका नाम होता है प्रिंट स्ट्रीम, और एक क्लास का नाम होता है इनपुट स्ट्रीम। इन दोनों का वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, आउट, और इसका मेथड क्या होता है, प्रिंट एलिन। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसका मैं आपको बताना चाहूंगा आउट और एरर दोनों का क्या है। देखो यहां पर हम कौन कौन से वेरिएबल कॉल कर सकते हैं। अब देखो कैसे समझना है, जैसे मैं जाऊंगा और मैंने जैसे इस पर डॉट क्लिक किया तो आप इसे देखो जरा ध्यान से। मैं जैसे ही देख रहा हूं यहाँ एर आ रहा है, ये देखो ये क्या कह रहा है, सिस्टम। आप ध्यान से देखो, सिस्टम, सिस्टम के अंदर क्या है, प्रिंट स्ट्रीम, प्रिंट स्ट्रीम के अंदर एर। अब हम बात करते हैं सिस्टम इनपुट स्ट्रीम, सिस्टम प्रिंट आउट। तो हम कोई सा भी चला सकते हैं, हमें अगर एर वाला चलाना है तो हम एर चला लेंगे। इसने बोला एर प्रिंट कर दो, डॉट, जैसे ही डॉट लगाऊंगा तो इसके पास भी आउट प्रिंट नाम का मेथड है, तो ये बोलेगा प्रिंट। अब हम बोलते हैं प्रिंट बुलियन, प्रिंट एलिन, तो ये बोलता हैगा, ये हैगा मेरे पास मेथड है मेरे पास, तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। अब देखो इसका क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है आउट में और इसमें। हम यहाँ जब हेलो प्रिंट कर रहे हैं, अब तक आपको ब्लैक कलर का मिल रहा था, पर एरर जो फाइंड करते हो तो वो किस तरीके की आती है, वो रेड कलर की आती है। आपको आउटपुट जो मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, जो एरर होती है जिस तरीके से।
तो आपने क्या देखा, आउटपुट आपका कैसा आ गया, हेलो आ गया, वो भी रेड कलर से। क्यों, एयर जो होती है वो रेड होती है। ये बात क्लियर है आप सभी को। चलिए, तो आपको दो चीज समझ में आई कि यहाँ एयर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आउट भी लगा सकते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ आप सभी को, यहाँ तक सबकी चीज क्लियर है। अब एक कोड और समझते हैं कि जो मैंने अभी आपको समझाया था कि सिस्टम के अंदर भी एक क्लास होती है स्टैटिक, तो वो किस तरीके से हो सकती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले कोड को भी ये डिलीट करते हैं और हम देखो यहाँ पर एक क्लास के, इसकी क्लास के अंदर एक क्लास बनाते हैं स्टैटिक। हम बोलते हैं स्टैटिक, हमने एक क्लास बनाई स्टैटिक और उस क्लास का नाम हम देते हैं क्लास, और उस क्लास का नाम माही दे देते हैं। उस क्लास का नाम माही दे देते हैं और इसकी बॉडी दे देते हैं बॉडी एंटर। तो स्टैटिक क्लास बन गई। अब ये बताओ, जो स्टैटिक फील्ड होती है, स्टैटिक फील्ड जितनी भी होती है उसे किससे कॉल करते हैं, सभी अच्छे से जानते हैं, उसे हम कॉल करते हैं क्लास के नाम से। अब मैं इसके अंदर एक मेथड बनाता हूं, मैं बोलता हूं इसके अंदर एक मेथड बना दो। मुझे मेथड के आगे स्टैटिक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक फील्ड के अंदर लिख रहा हूं तो ये ऑलरेडी स्टैटिक हो जाएगा। मैंने बोला वॉइड, और वॉइड मैं यहां लिखता हूं रीड, मैं यहां लिखता हूं रीड, और रीड के बाद मैंने मेथड को इस प्रकार से बनाया और ये इस प्रकार से मैंने मेथड क्रिएट कर दिया। इसके अंदर मैं कोई कोड लिखता हूं, SYSO कंट्रोल स्पेस, मैं यहां पर प्रिंट करना चाहता हूं माही इज रीडिंग अ बुक। मैंने बोला माही इज रीडिंग अ बुक। अब ये बताइए इस कोड को मुझे किस तरीके से चलाना है। इस कोड को चलाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे समझना है इन चीजों को, ये रूल है। अब इस कोड को मैं किस तरीके से चलाऊं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट क्लास को कॉल करनी पड़ेगी। मैं जाऊंगा मेन मेथड के पास। मैंने आपको बोला जब तक आप किसी भी कोड को रन कराना चाहते हो मेन मेथड के अंदर नहीं जाओगे आपका कोड रन नहीं हो सकता। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मेन मेथड के पास। आप मेन मेथड में गए और यहाँ पर जाकर आपने क्या लिखा, आपने फर्स्ट क्लास का नाम लिख दिया। आपने क्या किया, यहाँ लिखा फर्स्ट क्लास का नेम। अब जैसे ही आपने फर्स्ट क्लास लिखा यहाँ पर, इसके बाद जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो देखो इस नाम की क्लास आ जाएगी, माही नाम की क्लास नीचे आपको मिल गई। ये बोला माही नाम की क्लास ये है कि आप इस पर क्लिक करो। आपने इस क्लास को क्लिक कर दिया। अब इस क्लास का कोई भी फंक्शन आपको कॉल कराना तो उसके लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ऐसे समझना ये सिस्टम है, क्योंकि ये मेन क्लास है, इसके अंदर माही क्लास है जो स्टैटिक क्लास है। अगर मैं इसका मेथड कॉल कराऊंगा तो मुझे कैसे वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ये सीक्वेंस आप समझते चलना। अब मैंने इसमें सेव कर लिया, कोई भी चीज़ सेव कर सकता हूं। जैसे मैंने सपोज दैट यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया FM, मैंने वेरिएबल ले लिया इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं, और ये फर्स्ट क्लास डॉट माही, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ इसे हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और फिर कॉलन लगा देंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके से हमने क्या बना दिया। ये क्या है, ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल है। अब मैं इसके थ्रू क्या कर सकता हूँ, यहाँ जाऊँगा और मैं FM लिखकर FM डॉट लगाकर जब मैं बोलूँगा तो ये बोलेगा हाँ भाई रीड नाम का मेथड मेरे पास है। अब जैसे ही मैं इस वेरिएबल से किसका वेरिएबल, ऐसे मान लो सिस्टम डॉट प्रिंट स्ट्रीम का वेरिएबल है आउट, मैं आउट से बोल रहा हूं रीड मेथड, मींस रीड नहीं, यहां पर मान लो थोड़ी देर के लिए होगा क्या लिखा हुआ है, मेथड प्रिंट एलिन लिखा हुआ है। तो प्रिंट एलिन को कॉल करेगा, आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आई कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिन क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसके अंदर भी एक क्लास होती है। अब मैंने यहाँ FM डॉट रीड लिखा। अब जैसे ही मैं इसे कंट्रोल सेव करता हूँ तो मेरा आउटपुट इस तरीके से कुछ आने वाला है। आप देखिए माही इज रीडिंग अ बुक। ये बात आपको समझ में आई। उम्मीद करता हूँ सभी को ये कोड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये क्लास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिन किस तरीके से आया, इसका क्या सिस्टम है। अगर इसी तरीके का आपको कोड चाहिए, अभी मैंने ऐसा कोड दिया है कि कोई अगर ये बोलता है कि मुझे इस चीज़ समझ नहीं है तो काफ़ी डीप लेवल से हम लेके चलेंगे। मैं आपको बहुत बहुत अच्छे इसमें ट्रिक बताता चलूँगा, किस किस टाइप पे डेटा डिक्लेयर करेंगे, कैसे कैसे क्या होगा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर से
अगर आप बने रहें इसी तरीके से मेरे साथ, मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाता रहूँगा, एक से एक अच्छी वीडियो आपको देता रहूँगा। आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी को इसी तरीके की रोज़ वीडियो लाता रहूँगा। यदि आप कमेंट में मुझे अपना सजेशन देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझसे बोलेंगे सर इन क्वेश्चंस पर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो मुझे बहुत खुशी होगी जब आप मुझसे कुछ ऐसा बोलेंगे। तो आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।